जय हिंद दोस्त। मैं आपके ग्रुप डिस्कशन का छात्र गौरव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं सेल्फ स्टडी जीएस पॉइंट में। तो आइए आज हम लोग का टॉपिक है प्राचीन राजवंश। मगध में प्राचीन राजवंश कौन कौन से हुए जो मगध को आगे लेके गए उसके बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन चर्चा करने से पहले अगर आप महाजनपद नहीं पढ़े होंगे तो महाजनपद एक बार अपने बुक में ज़रूर पढ़ लीजिए, या मेरा वीडियो महाजनपद का अपलोड किया हुआ है, प्ले लिस्ट में डाला हुआ है, महाजनपद लिखा हुआ है, वो वीडियो आप ज़रूर देख ले। उससे क्या होगा, आपको 16 महाजनपद की चर्चा देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आपको अच्छा से समझ में आएगा। तो देखिए, आपका मन है लाइक कमेंट सब्सक्राइब, ये आपका मन है तो कीजिए, नहीं मन है तो नहीं कीजिए। लेकिन हाथ जोड़ के बोलते हैं रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि आगे बिहार में एग्ज़ाम ही एग्ज़ाम है, वैकेंसी की भरमार है, जिस जीएस कंपलसरी है, पूछे ही जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं मगध के प्राचीन राजवंश के बारे में। देखिए, पहला बात, 16 महाजनपद की चर्चा हमें जैन धर्म के भगवती सूत्र तथा बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में देखने को मिलती है। और 16 महाजनपद में मगध का क्षेत्र सबसे शक्तिशाली रहा। शक्तिशाली क्यों रहा, पहले ये जानिए। शक्तिशाली आखिर कोई क्षेत्र कैसे आगे होगा। तो देखिए, मगध के जो राजा थे अत्यधिक बुद्धिमान थे, कार्यकुशलता उनकी अधिक थी, शक्तिशाली थे। इसके कारण वो अपने साम्राज्य का विस्तार किए, तब तो जाके मगध नंबर 1 पे रहा। तो आइए, मगध के प्राचीन राजवंश हैं हर्यक वंश। देखिए, मगध में 7 प्राचीन राजवंश हैं। पहला हर्यक वंश था। हालांकि अगर पूछा जाए मगध में तो लिखा हुआ आपको मिलेगा मगध का प्राचीन राजवंश के बारे में, तो स्टार्ट होता है हर्यक वंश से, लेकिन मगध का स्टार्ट बृहद्रथ वंश भी लिखा जाता है। मगध का जो स्टार्टिंग था बृहद्रथ वंश, जिसकी स्थापना बृहद्रथ किए थे। देखिए, बृहद्रथ किए थे, वो आपको याद करना होगा, क्या कि मगध का जो संस्थापक था बृहद्रथ वंश का, वो बृहद्रथ खुद किए थे। उसके बाद देखिए, पहला था हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश के बाद आया नंद वंश, उसके बाद चौथा आया मौर्य वंश के बाद आया शुंग वंश, उसके बाद आया शुंग के बाद कनब वंश, और कनब वंश के बाद आया सतवाहन वंश। देखिए, कभी कभी क्रम पूछ लिए जाते हैं, तो आप क्रम अपने कॉपी में ठीक से लिख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आपसे क्रम सजाने के लिए दे दिए जाते हैं। तो आइए मगध का प्राचीन राजवंश के बारे में जानकारी लेते हैं, हर्यक वंश के बारे में। तो देखिए, आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे हर्यक वंश का पहले कालखंड जानिए। 544 बीसी से 412 बीसी। बीसी का मतलब हुआ ईस्वी पूर्व, एडी का मतलब हुआ ईस्वी। बीसी पीछे की ओर जाता है, एडी आगे की ओर जाता है। तो देखिए, हर्यक वंश का जो संस्थापक थे वो बिंबिसार थे। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। इनका पिता का नाम भाटिया था। बिंबिसार के पिता का नाम भाटिया था। देखिए, जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वही क्वेश्चन पढ़िए। आप सर्वज्ञ बनिए, विशेषज्ञ मत बनिए, क्योंकि आपको बहुत सारा मतलब अभी पढ़ना होगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसके बाद आपको इकोनॉमिक्स, करेंट, उसके मैथ, रीजनिंग, आपको सब रहता है सिलेबस में, सब कुछ पढ़ना होता है। तो आप रणनीति बनाइए, मतलब शॉर्ट करके पढ़िए, अच्छा से पढ़िए, एग्जाम क्वालिफाई कीजिए, बात खत्म। देखिए, राजधानी, हर्यक वंश की राजधानी जो थी, या राजगिरी या गिरिहब्रज, जिसको प्राचीन समय में गिरिहब्रज बोला जाता था, उसके बाद राजगिरी बोला जाता था। हालांकि आधुनिक समय में उसको राजगीर बोला जाता है। तो देखिए, अगर पूछा जाए आपको हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार जो थे वो किस धर्म के अनुयायी थे, देखिए वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। पहले तो वो जैन धर्म को भी सपोर्ट किए, उसके बाद ये बौद्ध धर्म का सपोर्ट करने लगे। तो देखिए, अगर समकालीन पूछा जाएगा हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार समकालीन किसके थे, तो ये जैन और बौद्ध दोनों के समकालीन थे। लेकिन अनुयायी पहले हुए जैन के हुए, बाद में ये बौद्ध के अनुयायी हो गए। उसके बाद देखिए, ये जो अपने साम्राज्य का विस्तार किए थे बिंबिसार, वो वैवाहिक जीवन स्थापित करके साम्राज्य का विस्तार किए थे। देखिए, बिंबिसार का एक मानना था, अगर साम्राज्य का विस्तार करना हो तो आप शादी अधिक से अधिक कीजिए, और उसका क्षेत्र जहां आप शादी किए उसका क्षेत्र आप अपने में कर लीजिए, यानी मगध में मिला लीजिए, आखिर आपका साम्राज्य का विस्तार होगा। तो देखिए, अगर साम्राज्य की विस्तार किया जाए, कहा जाए, तो बिंबिसार वैवाहिक जीवन स्थापित करके साम्राज्य का विस्तार करता था। तो देखिए, आखिर उसका विवाह मतलब किससे हुआ, कैसे हुआ, कितना हुआ, ये सब के बारे में जानते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, वैवाहिक जीवन बिंबिसार का, ये जो प्रथम शादी किया था बिंबिसार, ये महाकोसला। देखिए, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है, ये 4 जो हम नाम लिखे हैं चारों उनकी पत्नी का नाम है, लेकिन प्रथम पत्नी महाकोसला हुई, जो कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी। और दूसरा पत्नी जो थी ये चेलना थी, चेटक की बहन, लिच्छवी नरेश चेटक की बहन। आपको कंफ्यूज नहीं करना है, आप कंफ्यूज कहाँ कीजिएगा, हम बताते हैं आपको।
प्रसेनजीत की बहन चेटक की पुत्री होगा। यहाँ चेटक की पुत्री, सॉरी माफ कीजिएगा, चेटक की यहाँ पुत्री होगा, समझे। लिच्छवी नरेश चेटक की पुत्री थी चेलना। प्रथम पत्नी महाकौशला, जो कि अब कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन। देखिए कौशल जब ये शादी किए कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन से, तो यह दहेज के रूप में काशी को लिया, जहाँ से 1 लाख रुपये उनको वार्षिक आय होती थी। काशी जो दहेज में लिए वहाँ से 1 लाख रुपये इनको वार्षिक आय होती थी, जिससे साम्राज्य का विस्तार और बढ़ रहा था। तो देखिए प्रथम पत्नी महाकौशला जो कि प्रसेनजीत की बहन थी, कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन, और दूसरी पत्नी चेलना चेटक की पुत्री थी। लिच्छवी नरेश यानी जो वैशाली में जो था अपना बज्जी संघ, वही लिच्छवी नरेश यानी चेटक की पुत्री थी चेलना, दूसरी पत्नी। और तीसरी पत्नी की बात अगर कही जाए तो क्षेमा, वर्तमान प्राचीन नाम इसका मद्रकुल आपको लिखा हुआ मिलेगा, मद्रकुल की क्षेमा, समझे। लेकिन आधुनिक नाम उसका पंजाब, समझे, क्षेमा। उसकी तीसरी पत्नी का नाम था क्षेमा। और चौथी पत्नी जो थी आम्रपाली, आम्रपाली जो थी वैशाली की गणिका थी, वैशाली की गणिका। अब देखिए बिंबिसार जो था एक कार्यकुशल आदमी था। ये क्या करता था, जिसे अपना मतलब भगवान मानता था, या जहाँ इसका साम्राज्य विस्तार करना होता था वहाँ से यह दोस्ती का हाथ बढ़ाता था। इससे क्या होता था, उसका साम्राज्य का विस्तार करने में सहायता प्रदान होता था। तो देखिए ये क्या हुआ, अपने गुरु यानी गौतम बुद्ध को जब उनका मतलब वो रोग से ग्रसित थे, तो अपने राज दरबार, उसका वैद्य था जीवक को बुद्ध की सेवा में भेजा। ये सब काम वो करता था। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जो बिंबिसार ने किस वैद्य को भगवान बुद्ध की सेवा के लिए भेजा था, तो राजवैद्य उसका था जीवक को गौतम बुद्ध की सेवा के लिए भेजा था। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अगर बदल दिया जाए, अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए किस मतलब गौतम बुद्ध को सेवा प्रदान करने के लिए राजवैद्य जीवक आया था, उसे किस शासक ने भेजा था, तो बिंबिसार ने भेजा था। देखिए एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक से पढ़िए, लेकिन अच्छा से पढ़िए, कंफ्यूज नहीं होइएगा। लिख के देते हैं, अब हम नहीं होते, पहले हम भी होते थे। अच्छा से पढ़िए, रिवाइज हो, काफ़ी है यही। देखिए महात्मा बुद्ध की सेवा में वो जीवक, उसका राजवैद्य था, ये जीवक राजवैद्य। देखिए ये क्वेश्चन पूछा भी गया है बहुत बार, आप देखिएगा प्रीवियस उल्टाइएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। देखिए ये जो था मगध में मिला लेता था, मतलब जैसे अंग जो था महाजनपद में पढ़िएगा, अंग की राजधानी चंपा थी, उसको भी यह अपने मगध में मगध क्षेत्र में मिला लिया था। उसके बाद पढ़िएगा जनपद में अवंती की राजधानी थी उज्जैनी, और दक्षिणी उज्जैनी की माहेश्मती, इसको भी अपने क्षेत्र में मिला लिया था। देखिए पहला बात तो वो जो शादी किया था कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन से, तो वहाँ शादी किया तो उसको तो मिला ही लिया। उसके बाद देखिए अवंती को भी मिलाया। उसके बाद अंग की राजधानी चंपा थी, अंग को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया। अंग का शासक जो था ना उस समय ब्रह्मदत्त था, ब्रह्मदत्त को हरा के ये अपने साम्राज्य में मिला लिया। देखिए छोटे छोटे शासकों को, राजा को हरा के अपने साम्राज्य का विस्तार कर लेता था बिंबिसार। उसके बाद देखिए बिंबिसार का एक अन्य नाम है सरेनिक। अगर ये इसकी चर्चा पूछ लिया जाए, सरेनिक की चर्चा कहाँ से मिलती है, तो इसकी चर्चा पुराण से जानकारी होती है, पुराण से। देखिए उसके बाद हर्यक वंश का जो मतलब संस्थापक था बिंबिसार, उसका मृत्यु उसका पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया, और अजातशत्रु बिंबिसार की मृत्यु के बाद खुद गद्दी पे बैठा और साम्राज्य का विस्तार करने लगा। तो आइए आप बिंबिसार के बाद जानते हैं उसके पुत्र अजातशत्रु के बारे में। बिंबिसार के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अगर हम लोग से पूछ लिया जाए इसका मृत्यु कब हुआ था, तो इसका मृत्यु बिंबिसार की मृत्यु हुआ था 492। यह मगध क्षेत्र में लगभग 52 वर्ष तक शासन किया। हर्यक वंश में 52 वर्ष तक शासन किया। देखिए आप ये याद रखिए, 544 याद रखिए, और उसका मृत्यु ऐसे मालूम चल जाएगा। अगर 52 तक किया तो 544 में आप 52 घटाइएगा तो कितना आता है, देखिए आपका ये मिल गया 492 में इसकी मृत्यु हुई। किसका? बिंबिसार का, बीसी में। अगर बीसी बोले तो घटा लीजिएगा, अगर यही बीसी नहीं बोल के एडी रहता तो जोड़ लेते, आपका कालखंड निकल जाता। तो अगर बीसी बोल रहा है तो इसको घटा लीजिएगा। सिर्फ ये याद रखिएगा बिंबिसार 52 वर्ष तक राज किया, और इसका जो शासनकाल था 544 बीसी से स्टार्ट हुआ था। तो आपका कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखिए बिंबिसार का टॉपिक क्लियर।
अब बिंबिसार से उम्मीद है आज क्वेश्चन नहीं पूछे बिंबिसार से कोई क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेंगे। अब चर्चा करते हैं उसके पुत्र अजातशत्रु के बारे में। तो देखिए, ये अपना पिता का हत्या करके ही गद्दी पे बैठा था अजातशत्रु। अजातशत्रु का मतलब होता है शत्रु को नाश करने वाला। मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़िएगा तो आधुनिक भारत में अजातशत्रु किसे बोला गया है वो आप हमको बताइएगा। मॉडर्न भारत में, ये प्राचीन भारत है। देखिए अजातशत्रु, इसका कालखंड जो रहा 492 से 460, 492 से 460, इसका अंतर निकालिए तो 32 आ जाएगा। 32, यह मगध में 32 वर्ष तक शासन किया। कौन? अजातशत्रु। अब देखिए, इसको प्रीतहंता भी बोला जाता था। प्रीतहंता का मतलब होता है अपने पिता का हत्या करने वाला। अजातशत्रु को प्रीतहंता भी बोला जाता है। इसका उपनाम था, अजातशत्रु का एक उपनाम था, नाम था कुनिक। एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन फैक्ट कीजिएगा जो अजातशत्रु के उपनाम के बारे में। तो कुनिक, कौन ऐसे शासक हैं जिनका नाम कुनिक भी था? अजातशत्रु। कुनिक की तुलना किनसे की गई है? अजातशत्रु से। ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब देखिए, ये जो था अपने पिता की तरह जैन एवं बौद्ध दोनों का सपोर्ट करता था। जैन धर्म को भी माना पहले, अब बाद में बौद्ध धर्म को मानने लगा। अब देखिए, इसका अगर पूछा जाए, इसके शासनकाल में एक घटना हुई थी, भगवान बुद्ध की मृत्यु, जिसको बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण बोला गया है। इसके शासनकाल यानी 483 BC में भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी। अब देखिए, प्रथम बौद्ध संगति का जो आयोजन किया गया था राजगीर में अजातशत्रु के शासनकाल में ही किया गया था। याद रखिएगा, प्रथम बौद्ध संगति का जो आयोजन हुआ था राजगीर में सप्तकर्णी गुफा में, अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। और दूसरा कालाशोक, और तीसरा अशोक, और चौथा कनिष्क। ये आप लोग जानते होंगे, हम लोगों ने रिवीजन भी कर लिया बौद्ध धर्म के बारे में। और देखिए, पहला अध्यक्षता जो किया था बौद्ध धर्म में, बौद्ध संगति का पहला अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा किया गया था। महाकश्यप, देख लीजिए। साम्राज्य की बात की जाए तो ये वैशाली को जीता था। देखिए, यहाँ उसके पिता ने जीत लिया था अवंती अंग को, जिससे मगध क्षेत्र का विस्तार हुआ। अब ये लिच्छवी संघ वैशाली को भी जीता। हालांकि वैशाली जीतने का प्रयास इसके पिता बिंबिसार के द्वारा भी किया गया, लेकिन वो असफल रहा। लेकिन जो कम बाप से नहीं हो पाया वो बेटा कर दिया, इसने वैशाली को भी जीत लिया, यानी बद्दी संघ को भी जीत लिया। अब देखिए, इसके बारे में जानकारी मिलती है, ये अपना मामा की बेटी यानी ममेरी बहन से प्यार करता था, जिसका नाम था बजीरा। किसी बुक में अगर बात की जाए तो इसका जीवन साथी बजीरा देता है, कहीं कहीं पद्मावती देता है। तो कंफ्यूज नहीं करना है, जो क्वेश्चन आपसे पूछे आप टिक कर लीजिएगा, क्योंकि यह अपना मामा की बेटी बजीरा से प्यार करता था। उसके बाद देखिए, इसका प्रमुख कार्य पूछेगा तो इसका प्रमुख कार्य राजगीर में किलाबंदी कराया। एग्जाम में पूछे जाएंगे 5 पहाड़ी से घिरा हुआ शहर, तो वो राजगीर था। राजगीर के चारों ओर यह किलाबंदी कराया। सुरक्षा के दृष्टिकोण से राजगीर के चारों तरफ यह चारदीवारी का निर्माण करवाया था अजातशत्रु। उसके बाद देखिए घटना, इसके शासनकाल में जो घटना हुई थी, बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 BC में, 483 BC, याद रखिएगा। अब देखिए, ये 2 प्रमुख हथियार इसके शासनकाल में फेमस हुआ था। एक था रथ मूसल, दूसरा था महाशिला कंटक। आप बाहुबली मूवी देखे होंगे, उसमें जो देखे होंगे ऐसे करके खींच के गोला भर के फेंका जाता है, रथ मूसल एवं शिलाकंटक। सबसे पहले प्राचीन भारत में यही यूज किया था अजातशत्रु, लेकिन उसको दिखाया गया है बाहुबली मूवी में माहिष्मती क्षेत्र में रथ मूसल एवं महाशिलाकंटक को। लेकिन यह जो निर्माण किया गया था, अगर सच में पूछिए तो यह निर्माण किया था वैशाली को जीतने के क्रम में। रथ मूसल एवं महाशिलाकंटक 2 हथियार का उपयोग किया था। देखिए, उसके बाद देखिए, इसका पुत्र का नाम था उद्यान। अजातशत्रु के पुत्र का नाम था उद्यान। और 460 BC में उद्यान ने इसको मार के खुद गद्दी पे बैठ गया, खुद शासन करने लगा। देखिए, हम पे तुम पे खुदा, ये अपने बाप को मारा और उद्यान इसको मार दिया। ले, तुम जो करेगा अब हम तुम्हारे साथ करेंगे। वही हाल हुआ हर्यक वंश में, इसीलिए हर्यक वंश को प्रीतिहंता वंश भी बोला जाता है। देखिए, उद्यान 460 BC में अपने पिता अजातशत्रु को मार के गद्दी पे बैठा। उद्यान अजातशत्रु का बेटा था। देखिए, पहले बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु का बेटा उद्यान। अब देखिए, उद्यान के बारे में हम लोग जानते हैं। उद्यान की माता का नाम पद्मावती था। उद्यान की माता का नाम पद्मावती था, पिता का नाम अजातशत्रु था। देखिए, यह जो अपना राजधानी बनाया पाटलिपुत्र, जो कि वर्तमान नाम अभी पटना है। देखिए, पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, यह भौगोलिक स्थिति को देखते हुए बनाया। जो यहाँ अगर हम राजधानी बनाते हैं तो साम्राज्य का विस्तार बहुत अच्छा होगा। पाटलिपुत्र देखिए कैसे बनाया। ये देखिए,
बीचों बीच, बिहार के बीचों बीच निकलती है गंगा नदी, जो बिहार को उत्तर एवं दक्षिण में बांटती है। इधर नॉर्थ यानी उत्तर, इधर दक्षिण, कंफ्यूज नहीं कीजिए। देखिए इधर से जो नदी आ रही थी ना, वो गंडक नदी आ रही थी। गंडक पटना के समीप गंडक गंगा में मिलती है। अब भूगोल पढ़िएगा तो आप जानकारी लीजिएगा, हालांकि पढ़े भी होंगे तो रिवाइज कीजिए। उत्तर से गंडक नदी मिलती है, इधर दक्षिण बिहार से आ रही थी, इधर से सोन नदी। यहाँ बसा हुआ था पटना, यहीं पे ये अपना राजधानी बना लिया। ये जो अपना राजधानी बनाया था, बिंबिसार और अजातशत्रु के शासनकाल में राजधानी राजगिरी या गिरिब्रज रही थी, लेकिन उदयन ने अपना राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। देखिए अगर बात किया जाए, उदयन का एक और उपनाम था उदयभद्र इसका उपनाम था, उदयन का उदयभद्र। उसके बाद देखिए इसका जो मृत्यु हुआ था, एक अनजान व्यक्ति ने चाकू मार के इसका हत्या कर दिया। अरे बाप को मारेगा तो, अगर बाप को मार दिया तो बेटा कितना दिन सुरक्षित रहेगा? बाप होता है, बेटा बेटा होता है। तुम जैसा कर्म करेगा वैसा फल तुमको मिलेगा ही मिलेगा। अजातशत्रु को मिल गया तो इसको कैसे नहीं मिलेगा? इसको भी मिला। हालांकि इसको तो, अजातशत्रु को तो बेटा मार दिया, बिंबिसार को तो उसका बेटा मार दिया, लेकिन इसको देखिए अनजान व्यक्ति ने चाकू गोद कर मार दिया। और चाकू गोद कर जो मार दिया तो इसका सत्ता संभाला उदयन का बेटा नागदशक इसका सत्ता संभाला। देखिए नागदशक जो था ये अयोग्य शासक था, योग्यता उसके अंदर नहीं था, अयोग्य था, ये साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाता। अरे योग्य रहिएगा तब ना अपना समाज को आगे बढ़ाइएगा। योग्य नहीं था, बकलेला था। बकलेला याद कीजिए, नागदशक जो था बकलेला था, इससे कुछ हो नहीं पाता था। देखिए नागदशक ऐसा बकलेला था, इसका जो सेनापति था उसके बारे में भी इसको ख्याल नहीं रहता था, नागदशक को। उसके बाद देखिए अगर एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, हर्यक वंश का अंतिम शासक जो हुआ नागदशक ही हुआ। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक। उसका क्या किया, उसका जो सेनापति था एक शिशुनाग ने इसको मार के गद्दी पे बैठ गया। ले, साम्राज्य था हर्यक वंश का, अल्लो हर्यक वंश को ही खत्म कर दिया शिशुनाग, मार के और शिशुनाग वंश की स्थापना ही कर दिया। उसके उदयन का पुत्र को जो था उसको मार के शिशुनाग ने अपना वंश शिशुनाग वंश की स्थापना कर लिया। देखिए एक बार और रिवाइज कर लीजिए, क्वेश्चन आपका नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि यहाँ आना मेरा टीचर बनना है ही नहीं। हम खुद रिवाइज करेंगे, आपका भी रिवाइज करेंगे, आपका भी रिवाइज करवाएंगे। हमको खुद जॉब लेना है, आपको भी जॉब दिलवाएंगे। अरे हम क्या दिलवाएंगे, आप रिवाइज कीजिए, अच्छा से पढ़िए ना। कैसे नहीं होगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बिहार की धरती से आते हैं, बिहार की धरती से आते हैं मंज द माउंटमैन। फिल्म देखिएगा, कोई इंसान पहाड़ तोड़ सकता है, कोई इंसान ये सब भी नहीं कर पाएंगे। अरे करेंगे। अभी क्या हुआ, ये तो ट्रेलर है, पूरा पिक्चर बन किया। देखिएगा ना, हम हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी के साथ साथ हम लिख के देते हैं, साइंस के फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तक नहीं छोड़ेंगे। जो आएगा उसको क्लियर करेंगे। आखिर एग्जाम क्वालिफाई कर लेना, इस बार दरोगा छोड़ना ही नहीं है। देख लीजिए एक बार और रिवाइज कीजिए। हर्यक वंश, इसका कालखंड जो रहा 544 BC से 412 BC। देखिए 412 BC पूरा हर्यक वंश का रहा। अगर बिंबिसार की बात किया जाए तो 544 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और 492 में ये मर गया। अजातशत्रु इसको लटका दिया, खींच दिया। देखिए पिता, बिंबिसार के पिता का नाम भाटिया, इसका राजधानी राजगिरी या गिरिब्रज। अनुयायी था बौद्ध धर्म का। वैवाहिक जीवन की बात करें तो ये साम्राज्य का विस्तार ही करता था विवाह करने के लिए। विवाह करके ही साम्राज्य का विस्तार करता था। प्रथम पत्नी महाकोशला, जो कि कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी। यही कन्फ्यूजन होता है, समझे। इसके बाद आप कन्फ्यूजन नहीं कीजिएगा। एक आपका क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संस्थापक, उसके बाद प्रथम पत्नी, उसके बाद इसकी राजधानी, समझे। उसके बाद ये पूछा जाता है महात्मा बुद्ध की सेवा में किस राजवैद्य को भेजा था, ये पूछ लेता है। ये 4 क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट हैं, ये सब फैक्ट्स याद कीजिए। देखिए यहाँ कन्फ्यूजन है। प्रथम पत्नी महाकोशला कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी। दूसरी पत्नी चेलना चेटक की पुत्री थी, लक्ष्मी नरेश चेटक की पुत्री। कभी कभी आपको एग्जाम में ना दे देगा प्रसेनजीत की पुत्री, आपको लगेगा जो ओह प्रसेनजीत की पुत्री, सहित मार दीजिएगा, गलत हो जाएगा। प्रसेनजीत की बहन थी महाकोशला और चेटक की पुत्री थी चेलना। देखिए यही चेलना से अजातशत्रु को जन्म की प्राप्त हुई थी। जन्म की प्राप्ति, इसकी माँ जो थी अजातशत्रु की जो माँ थी चेलना थी। चेलना से ही अजातशत्रु का जन्म हुआ। देखिए तीसरी पत्नी क्षेमा, जो मध्य कुल के थे, आधुनिक में बात की जाए तो पंजाब के थे। और चौथी पत्नी आम्रपाली वैशाली की गणिका थी। आइए, महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने किसको भेजा था? जीवक को, जो कि उसका राजवैद्य था।
मगध में मिलाया, देखिए मगध क्षेत्र में मिलाया था अवंती तथा अंग को, लेकिन वैशाली को नहीं मिला पाया। वैशाली में क्या मिला था, वैशाली में गया था मिलाने के लिए, नहीं मिला पाया, असफल रहा। उसके बाद बिंबिसार को सैनिक भी बोला जाता है। इसकी चर्चा पुराण में मिलती है। 492 BC में इसको तो लटका दिया, कौन लटका क्या देगा, किसी तरीके से मार दिया, मर गया, छोड़िए बात खत्म है। इसका पुत्र अजातशत्रु। अजातशत्रु का मतलब होता है शत्रु का विनाश करने वाला। इसे प्रीतिहंता भी कहा जाता है, इस वंश को ही प्रीतिहंता कहा जाता है, समझे। अजातशत्रु को तो कहा ही जाता है, उद्यन को तो कहा ही जाता है, इस वंश को भी प्रीतिहंता वंश कहा जाता है। देखिए उपनाम जो था कुनिक था, अजातशत्रु का उपनाम कुनिक था। यह जैन एवं बौद्ध दोनों का सपोर्ट किया, बाद में बौद्ध को अत्यधिक रूप से सपोर्ट किया, साम्राज्य का विस्तार किया, या वैशाली को भी मगध में मिला लिया। प्रमुख कार्य जो किया था, राजगीर का किलाबंदी करवाया था सुरक्षा के दृष्टिकोण से। जैसे ही प्यार के चक्कर में पड़ा, अपना मामा की पुत्री से प्यार के चक्कर में पड़ा, तो सुरक्षा दृष्टिकोण इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। आप लोग थोड़ा खुद समझिएगा, किसी से प्यार कीजिएगा तो सुरक्षा के लिए आप क्या क्या कर लेते हैं, वही ये भी किया, कोई अलग कुछ नहीं किया। अगर मगध को हमको लगता है सबसे ज़्यादा विकास किया तो मौर्य वंश के शासकों ने विकास किया, विद्वान थे मौर्य वंश के शासक। ये सब तो बकलेला उठ के आ गया था, कुछ से कुछ कर रहा था, कोई विवाह करके साम्राज्य को बढ़ा रहा था, तो कोई हाँ। लेकिन इसका एक है अजातशत्रु। अजातशत्रु को जो हथियार यूज किया था ये इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रथम जो था रसमुसला, दूसरा महाशिला कंटक, ये वैशाली को जीतने के क्रम में यूज किया था। जो कि आप बाहुबली मूवी में जो हथियार देखते हैं गोला फेंकने वाला, वही था रथमुसल एवं महाशिला कंटक। इसका पुत्र का नाम था उद्यन। मृत्यु हुआ था इसका 460 BC में, जो कि उद्यन के द्वारा कर दिया जाता है। उसके बाद देखिए उद्यन के बारे में देखते हैं। ये 460 BC से लेके 444 BC तक। देखिए माता का नाम पद्मावती। हालांकि अजातशत्रु के आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा। अजातशत्रु जो प्यार किया था वो वजीरा से प्यार किया था, अपना मामा की लड़की से प्यार किया था, लेकिन इसकी माँ पद्मावती कहाँ से हो गई, हमको भी कन्फ्यूजन है। लेकिन जानते हैं बुक में जो लिखा हुआ है वो हम बता रहे हैं, समझे। हम दृष्टि का बुक पढ़ते हैं, दृष्टि में तो हरियक वंश की चर्चा ही नहीं मिल रहा, हरियक वंश का चर्चा ही नहीं मिला। उससे देख के आपको बताते तो और अच्छा से बताते, लेकिन हम एक कंटेंट नहीं देखते हैं। दृष्टि हो, महेश कुमार बनवाल हो, ल्यूसेंट हो, या जो भी सर का PDF हो, वो देखते हैं। उसके बाद अपना मेरा नोट्स बनाया हुआ है उसमें देख के बोर्ड पे आते हैं, अच्छा कंटेंट डालते हैं। देखिए इसका माता का नाम पद्मावती था, राजधानी पाटलिपुत्र था, अन्य नाम उदयभद्र था। मृत्यु 444 BC में अनजान व्यक्ति के द्वारा चाकू गोद के इसकी हत्या कर दी गई। उद्यन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र नागदशक गद्दी पर बैठा, लेकिन अयोग्य होने के कारण उसका सेनापति शिशुनाग ने इसे मार डाला और आगे शिशुनाग वंश की स्थापना किया। तो देखिए आज हम लोग का हरियक वंश क्लियर हो गया। अब कल करेंगे शिशुनाग वंश के बारे में, कल चर्चा करेंगे शिशुनाग वंश के बारे में। तो देखिए रिवाइज कर लिए, कितना अच्छा से रिवाइज हो गया, क्या लगा, कुछ नहीं, मस्ती के साथ पढ़ लिए। बीइंग कूल इज माई लाइफ रूल, अपना स्टेटस लगाइए, मस्ती से पढ़िए, रिवाइज कीजिए। कैसे नहीं एग्जाम क्वालिफाई होगा, पेशेंस तो रखना पड़ेगा। हम भी रखे हुए 1-2 नंबर के कारण छटे हुए इंसान हैं, लेकिन मेरा सोच था, हमको तो लगा था पिछले दरोगा में हो जाएगा, लेकिन किसी कारणवश नहीं हुआ। लेकिन मेरा उस समय भी सोच था हम दरोगा बन जाने के बाद भी ये काम करेंगे। नहीं बन पाए कोई बात नहीं, आगे तो बनेंगे ही, तैयारी करेंगे बोर्ड पे आगे। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो कमेंट कर दीजिएगा, नहीं मन हो तो नहीं कीजिएगा, लेकिन रिवाइज कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।